देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर is 8 centimeter per second. If the perpendicular distance between the layers is 0.1 centimeter, then velocity gradient will be. ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. क्या आंसर आना चाहिए इसका? हाँ श्री, क्या आंसर लिखेगा? नहीं पता चलता. 2 मिनट. ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ. तो दो चीजें यहाँ दे रखी हैं, तेरे को पर यूनिट लेंथ बताना है. इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या आएगा? ए आंसर आना चाहिए इसका. 80. दो लेयर्स की वेलोसिटी आपको ऐसे दे रखी है, दीज आर टू लेयर्स, और इनकी वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको दे रखी है. लेट्स से इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. रिलेटिव मतलब एक को 0 मान सकते हैं तो दूसरे की पता चल जाएगी. और इनका डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर. तो आपको पूछा है वेलोसिटी ग्रेडियंट. दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी गिवन एज dv by dx या डेल्टा v by डेल्टा x. कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने डिस्टेंस पे. ये कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है कि अगर ये एक विस्कोसिटी में से आया था ये, कि ये अगर बेस है जिसके ऊपर पानी फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि बेस पे क्योंकि एकदम जो उसके साथ पार्टिकल चिपका हुआ होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, उससे ऊपर वालों की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है. ये बात अपन ने देखी थी विस्कोसिटी के केस में. तो सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो सबसे तेज चलती है, उसके नीचे आते आते वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है. तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि कितने डिस्टेंस पे आके कितनी वेलोसिटी में कम हो. तो यही बात यहाँ पे देखी गई है. सो योर आंसर शुड बी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 0.1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्रेडियंट आ जाएगा पर सेकंड में 80 पर सेकंड. दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. A vessel with water is placed on a weighing pan. ठीक है, it reads 600 grams. Okay भैया. Now a ball of mass 40 gram and density 0.80 gram per centimeter cube is sunk into the water with a pin of negligible volume. The weighing pen will show a reading. ये आपका क्वेश्चन है. कितनी रीडिंग वो weighing pen शो करेगा, ये आपसे पूछा गया है. बोला भाई, जल्दी आंसर बताइए, क्या करें? आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर 600 ग्राम पानी था तो 600 ग्राम आंसर आना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन अगर और होता 640 ग्राम्स, तो क्या वो आंसर आना चाहिए था कि भैया 600 ग्राम पानी हो गया और 40 ग्राम की ये बॉल हो गई, दोनों के हिसाब से आंसर आएगा. क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो भाई. 40 ग्राम तो उसका वो बॉयंट फोर्स की वजह से वो तो कैंसिल नहीं हो जाएगा. तो बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, हमें यही देखना है यहाँ पे एग्जैक्टली कि जितना बॉइंट फोर्स इस पे लगेगा इस बॉल पे,
हर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो जब पानी इस बॉल पे बाइंड फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो उस पानी पे भी नीचे की तरफ सेम फोर्स लगता है, थ्रस्ट नीचे की तरफ लगेगा बाइंड फोर्स के बराबर। तो एक बार बाइंड फोर्स अपने को मिल गया तो उतना ही आप नीचे वाटर के वेट में ऐड कर दीजिए, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो बस ये अपने को करना है, अपने को बाइंड फोर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स इज रो सब रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, रो वी जी। रो ऑफ लिक्विड कितना वॉल्यूम सबमर्ज किया है वो, इनटू जी। अब वॉल्यूम सबमर्ज्ड आपको निकालना है, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास आपको दे रखा है 40 ग्राम्स, डेंसिटी दे रखी है 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, 5 या 50 क्या आ रहा है? 50। 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो यहाँ इसको पुट कर लेते हैं अपन। तो रो ऑफ लिक्विड यहाँ पे दे रखा है वाटर, वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 इसकी डेंसिटी। सो 1 इंटू 50 इंटू जी। जी की वैल्यू अपने को देखनी पड़ेगी इन सीजीएस सिस्टम। अच्छा जी में आंसर है ही, तो ठीक है जी वाले अपने को जी रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। जी, तो ये आपके पास आ गया 50 जी, इतना बाइंड फोर्स से नीचे की तरफ लगाएगा। तो बेसिकली अब जो इस वेइंग पेन पे जो टोटल फील होने वाला है, तो वेट ऑफ वाटर और दूसरा है बाइंड फोर्स का थ्रस्ट जो नीचे की तरफ लग रहा है वो, ये दोनों इस पे नीचे की तरफ फील होंगे। दे रखा है वेट ऑफ वाटर 600 जी, दिस इज गिवन। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 600 जी प्लस 50 जी, सो 650 जी इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आएगा फाइनली 650 जी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा, हर फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो अगर वाटर इस मास पे ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगाएगा, तो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वाटर भी फील करेगा। जैसे गन एंड बुलेट, वैसे ही वाटर इन मास, ये सिस्टम यहाँ भी रहेगा। तो ये थ्रस्ट अपने को ध्यान रखना है। अच्छा एमजी यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे अपन, उसका एमजी क्यों नहीं किया? क्योंकि एमजी ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। सो अर्थ पे एमजी ऊपर की तरफ लगेगा, मास पे एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, तो वहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन उससे अपने को यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में अपन इस पेन पे लगने वाले टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो वाटर पे जो फोर्स लगेगा वो पेन पे रिफ्लेक्ट होगा, उसकी वजह से इसका टोटल होगा 650। नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्लास ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। A glass separating the two identical ends. Initially, the valve is in a tightly closed position, and one has a hemispherical soap bubble of radius r. ठीक है भैया, यहाँ पे एक सोप बबल है रेडियस r का, जो r ट्यूब की रेडियस है, सेम रेडियस का सोप बबल भी है। And two has sub hemispherical soap bubble just after opening the valve. यहाँ पे सब हेमिस्फेरिकल है, सब हेमिस्फेरिकल मतलब हेमिस्फेयर से थोड़ा सा छोटा। अगर हेमिस्फेयर ऐसा बनेगा तो ये सब हेमिस्फेयर ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ पे है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए एयर किधर से किधर यहाँ पे फ्लो करने वाली है, ये आपका क्वेश्चन है। So तो D सोच के बताइए। option, air from 2 flows towards 1. अच्छा 2 से 1 की तरफ जाएगा ऐसा तो कह रहा है, ओके। और कोई?
श्रेय तो नहीं आंसर दिया है, और बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों दीपांशु, ऐसा क्यों हुआ बताओ। सर वो सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल है तो छोटे होंगे तो उनके बीच में गैप बहुत कम होगा, तो उनमें एयर स्पेसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये हेमिस्फेरिकल होंगे तो उसमें एयर एयर स्पेसेस ज्यादा होंगे तो डिफ्यूज इधर सेकंड N2 के पास आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं अपन ने कि किसमें एयर स्पेस ज्यादा है। आपने बात क्या करी थी कि प्रेशर की वजह से फ्लो होता है हमेशा, तो यहाँ प्रेशर चेक करना पड़ेगा। प्रेशर कैसे चेक करोगे, तो यहाँ भाई जब वॉल बंद है, जब वॉल बंद था तो यहाँ जो एक बबल था हेमिस्फेरिकल बबल, इसको अपन बना लेते हैं यहाँ पे। जब वॉल बंद था तो यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल बबल था, ऐसा एक बबल था यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सब हेमिस्फेरिकल बबल था, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे थी जब ये वॉल क्लोज था। तो इधर का प्रेशर कुछ और रहा होगा और इधर का प्रेशर कुछ और रहा होगा, तभी हम कहेंगे ना कि दोनों तरफ डिफरेंट साइज के एयर बबल्स हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनसाइड द एयर बबल जो प्रेशर होता है वो बाहर से थोड़ा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 4T/R के बराबर। तो मैं इधर बोलता हूँ 4T/R1 और यहाँ बोलता हूँ 4T/R2। ऐसा मैं बोलता हूँ कि यहाँ का प्रेशर कितना रहा होगा, ये और ये। सो अगर दिस इज P1 एंड दिस इज P2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज P2 एंड दिस इज P1। ये सिचुएशन है। अब यहाँ अपने को देखना पड़ेगा रेडियस किसकी ज्यादा है। तो क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है, इसकी रेडियस इज इक्वल टू आर। दिस R1 इज नथिंग बट इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द ट्यूब। बट क्योंकि ये सब हेमिस्फेरिकल है, सब हेमिस्फेरिकल मतलब अगर ये ट्यूब आ रही है तो ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, कि हेमिस्फेयर अगर बनता तो ये ऐसा बनता, ऐसा हेमिस्फेयर यहाँ पे बनता। तो इसकी जो रेडियस है R2 इज मोर देन आर। ये बात यहाँ से समझ में आती है। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका प्रेशर, टोटल प्रेशर कम होगा। तो जब टोटल प्रेशर कम होगा, इधर टोटल प्रेशर ज्यादा है, तो जब वॉल्व ओपन करोगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे फ्लो होगा। सो 1 से 2 की तरफ यहाँ पे फ्लो होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे पूरा, 1 से 2 की तरफ यहाँ पे फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस से हमेशा फ्लो होता है, एयर स्पेस कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्लियर है दीपांशु? यस सर। हम्म, श्रेय तेरा क्लियर हो गया अभी? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाया, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। What is the velocity v of a metallic ball of radius r falling in the tank of liquid at the instant when its acceleration is 1/2 that of a freely falling body? The densities of metal and liquid rho and sigma दे रखी है यहाँ पे, and the viscosity आपको eta दे रखी है। ये आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया, जब इसका एक्सेलरेशन 1/2 ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब इसका एक्सेलरेशन g/2 के बराबर जब है, तो आपसे वेलोसिटी पूछी गई है। ये आपका क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये बताइए। बेसिकली आपको क्या बोला गया? फ्री जब बॉडी एक लिक्विड के अंदर जब गिरती है, तो लेट्स से यहाँ पे बॉडी हो गई, जब एक लिक्विड के अंदर गिर रही है तो इस पर नीचे mg लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स इस पे लग रहा है, प्लस बायंट फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है। ये दो फोर्सेस इस पे ऊपर की तरफ लगते हैं, mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। इन दो फोर्सेस से मिला के आपको क्या करना है कि इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एफ नेट अगर इस पे देखा जाए किसी भी टाइम पे या किसी डिस्टेंस x पे जब ये गिर चुका है, इस टाइम पे अगर अपन इसका एफ नेट देखें, सो दिस इज mg माइनस विस्कस फोर्स माइनस बाइंड फोर्स, ये आपका नेट फोर्स नीचे की तरफ मिल रहा है। अगर एक्सेलरेशन देखा जाए इस टाइम पे, तो एक्सेलरेशन इज, यहां से आ जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, g माइनस एफ वी बाई एम माइनस एफ बी बाई एम, यह आपका आ जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन एट दिस टाइम, एंड दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू g बाई 2, ऐसा बोला गया है। उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना लगता है? 6 पाई ईटा आर वी, ये फोर्स होता है उस पे। सो ए नेट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाय एम, माइनस जो बाइंड फोर्स लगता है वो लगता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड यहाँ पे देखें तो वी वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे आपको सिग्मा दे रखा है, इनटू जी दे रखा है बाई एम, ये हो गया। अब m लिखने के लिए अपने को वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करनी है अपने को। तो a नेट आपको दे रखा है g बाई 2 एट दिस टाइम, g माइनस 6 पाई ईटा आर, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय मास, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम इज v, डेंसिटी यहाँ पे रो दे रखी है फॉर दिस मटेरियल, माइनस v सिग्मा g डिवाइडेड बाय v इनटू रो। अब यहाँ से v से v कैंसिल हो गए, यहाँ बचा सिग्मा g बाई रो। इधर ध्यान दें तो इधर तो सब कुछ है, ठीक है, और g बाई 2 इस तरफ आ गया, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं g बाई 2 माइनस v से v कैंसिल हो गया, यहाँ सबके पास बचा सिग्मा g बाय रो, ये इस तरफ आया, मल्टीप्लाइड बाय v इंटू रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, दिस विल गिव यू द वेलोसिटी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, अपने को फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। इधर से आपके पास आ रहा है अंदर g, बाहर आ गया तो रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 रो, यहाँ से आया v रो बाय 6 पाई ईटा आर, एक रो से रो यहाँ पे कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास बन गया 12, ऊपर g आ गया पाई ईटा आर, ऐसा कुछ कुछ बन रहा है आपके पास। तो फाइनल आंसर इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कर लेते हैं वॉल्यूम को 4/3 पाई आर, हाँ हाँ ठीक है, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 12 पाई ईटा आर, ऐसा आपके पास रिलेशन बन रहा है। फाइनली सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा 1/9, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ऊपर बचा, एक जी बच रहा है, तो यहाँ पे बचा आपके पास फाइनली रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी बाई 9 ईटा।
ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सर रो माइनस 2 सिग्मा आएगा ना? ओके, यहाँ से आएगा रो माइनस 2 सिग्मा, ये 2 इस तरफ, ठीक है ठीक है। रो माइनस 2 सिग्मा यहाँ से लिखना पड़ेगा अपने को, तो रो माइनस 2 सिग्मा वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए आपका आंसर आना चाहिए, रो माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जब इसका एक्सेलरेशन 0 था तो वेलोसिटी कितनी मिल रही है देखेंगे एक बार। अगर ये नेट एक्सेलरेशन 0 कर दिया जाए तो ये g बच जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा, और ये 2 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, नीचे यहाँ पे ऊपर एक 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आंसर आ जाएगा उससे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A square hole of side length L, यहाँ पे एक स्क्वायर होल किया हुआ है, is made at the depth of h, यहाँ से h डेप्थ पे किया है, and a circular hole of radius r is made at the depth of 4h, यहाँ पे एक सर्कुलर होल है at a depth of 4h। ठीक है, if L is much less than h and r is much less than h, okay, तो बेसिकली ये बहुत छोटे साइज के होल है, पिन साइज होल है। The rate of water flow from the holes is the same, then r is equal to, रेट ऑफ वाटर फ्लो सेम है। क्या होता है रेट ऑफ वाटर फ्लो? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को बोला जाता है कि कितना मास कितने टाइम में बाहर जा रहा है, ये सेम है। अगर ये सेम है तो मैं मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय टाइम। वॉल्यूम को लिखा जा सकता है यहाँ पे अगर देखो तो एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी बाय टी, लेंथ बाय टी इज वॉल्यूम वेलोसिटी, तो ये हो गया ए वी या रो ए वी। ये आपके लिए सेम है दोनों सेक्शंस पे, यहाँ से जो वेलोसिटी है और यहाँ से जो वेलोसिटी है ये दोनों सेम है। सॉरी वेलोसिटी नहीं, यहाँ का रेट ऑफ फ्लो, यहाँ का रेट ऑफ फ्लो सेम है, तो रो ए भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा दोनों को जगह। और रो क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो रो को भी आप हटा सकते हैं, तो बेसिकली ये आपका ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये बन गया है। तो ये तो एक लॉ था, कौन सा लॉ था ये? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, कौन सा था ये? बोलो भाई। कौन सा लॉ था ये श्रेय? यस सर। कौन सा था ये? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन, सीधी से हिसाब है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये थी। तो आप ये बात को डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं हमेशा कि जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि रेट ऑफ वाटर फ्लो इज सेम या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज सेम, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है आप सीधा सीधा एवी को कांस्टेंट कर लीजिए। आप इसको अगर याद रखेंगे तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो एवी कांस्टेंट करना है, हम जानते हैं कि जब एच हाइट पे नीचे होल बना रखा है, पिन होल है सारे, तो ये किस वेलोसिटी से बाहर आता है? √2gh वेलोसिटी से बाहर आते हैं। तो यहाँ v1 जो है वो h वेलोसिटी h हाइट पे है, तो v1 की होगी √2gh, और v2 जो ये v2 जो आ रहा है वो 4h हाइट पे है, 4h डेप्थ पे है बेसिकली, तो v2 को अपन लिख सकते हैं √2g4h। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 टाइम्स √2gh ये आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ 1। ये दोनों मिल गए, दोनों को कंपेयर करना है आपको।
तो एरिया इंटू वेलोसिटी, फर्स्ट जो है वो एक स्क्वायर होल है, उसके एरिया इज एल स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी v1। सेकंड जो है वो एक सर्कुलर होल है, पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया इंटू 2v1, उसकी वेलोसिटी v2 इज 2v1। यहाँ से आपको आर और एच का रिलेशन चाहिए था, सॉरी आर और एल का रिलेशन चाहिए था, यहाँ से मिल जाएगा आपको आर और एल का रिलेशन। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 पाई, या आर इज इक्वल टू एल बाई रूट 2 पाई। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो को सेम करेंगे, आंसर अपन आराम से बता पाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। स्फेरिकल सॉलिड बॉल, वॉल्यूम v दे रखा है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1, फॉलिंग थ्रू द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1, सॉरी ये ना ρ2 हो जाना चाहिए, लिक्विड डेंसिटी ρ2 कर लीजिए। Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of its speed v। अब आपसे पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2/9 वाला फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव भी किया, 2/9 रो ऑफ मास माइनस रो ऑफ लिक्विड इनटू जी डिवाइडेड बाय ईटा, ऐसा एक जो फॉर्मूला था वो आप यहाँ डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो फॉर्मूला वैलिड होता है जब विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब है ऐसा तो आपको पूरा फिर से डिराइव करना पड़ेगा। ये डेरिवेशन कैसे होगा? जैसे अभी हमने डेरिवेशन पूरा किया था, इस क्वेश्चन में जो आपने डेरिवेशन किया ना, ये जो डेरिवेशन किया, इसी तरीके से आपको पूरा डेरिवेशन इस क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। विस्कस फोर्स आप इस बार क्या लिखोगे? विस्कस फोर्स जो आपको दे रखा है वो आप यहाँ लिखेंगे माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, विस्कस फोर्स की जगह लिखा जाएगा माइनस के वी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ ही रहा है क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी ऊपर बता रखा है, तो आप बता सकते हैं के वी स्क्वायर इज द विस्कस फोर्स बाय मास, ऐसा। फिर ये सारी चीजें आगे चेंज होते चले जाएंगे और फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। सो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से, जैसा भाई अपन ने किया था उसी तरीके से इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। ρ1 मटेरियल की डेंसिटी है, v वॉल्यूम है, ρ2 लिक्विड की डेंसिटी है, विस्कस फोर्स के वी स्क्वायर आपको दे रखा है। तो बेसिकली जब ये अंदर गिर रहा होगा उस टाइम पे इस पे नीचे mg लग रहा होगा। मास को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू ρ1 इंटू जी, दिस इज mg। ऊपर इस पे लग रहा होगा इस टाइम पे बायन्स फोर्स होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, पूरा सबमर्ज्ड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस इज बायन्ड फोर्स। और इस पे लग रहा होगा आपका विस्कस फोर्स जो कि दे रखा है के वी स्क्वायर के बराबर। टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा, मतलब इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 कर दीजिए इस पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा v ρ1 g इज इक्वल टू v ρ2 g प्लस के वी स्क्वायर। यहाँ से फाइनली बता पाएंगे ये टर्मिनल वेलोसिटी है बेसिकली के वी टी स्क्वायर। क्या रहा है आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ यहाँ से। ठीक, आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ρ1 माइनस ρ2 वाली टर्म बनेगी, ये के डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट आना चाहिए। सो ऑप्शन सीधा सीधा आपको फर्स्ट दिख रहा है। बस एक स्टेप का क्वेश्चन था ये, आपको फोर्स बैलेंस करना है, सीधा वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दो लिक्विड्स हैं, डेंसिटी d1 एंड d2,
flowing in identical capillary tubes under the same pressure difference. If T1 and T2 are the time taken for the flow of equal quantities of liquids, then the ratio of coefficients of viscosity of the liquids must be. क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर डिफरेंस के साथ विस्कोसिटी का? आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब्स हैं ऐसे दो, इसके अंदर दो लिक्विड फ्लो हो रहे हैं, इधर डेंसिटी D1 इधर डेंसिटी D2 वाला फ्लो हो रहा है अंडर द सेम प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो यहाँ भी P1 है और यहाँ भी P2 है। ऑब्वियसली अगर ये इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो P1 इज मोर देन P2, तो ऐसा अपन दोनों तरफ बोल सकते हैं। T1 and T2 are the time taken for the flow of equal quantities of the liquids. यहाँ पे अगर m mass flow हो रहा है in time T1 और यहाँ पे m mass flow हो रहा है in time T2, then the ratio of coefficient of viscosity of the liquids must be. यहाँ पे आपसे N1 और N2 की बात पूछी गई है, N1:2 N2 कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो पता है ये कैसे करेंगे? एरिया ए मान लीजिए, कैपिलरी ट्यूब्स का आइडेंटिकल दे रखी है, दोनों का एरिया ए माना जा सकता है। फाइनल रेशियो पूछ तो जो भी आप मानोगे वो कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे देखने चाहिए? प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लीजिए आप। रोकने वाला कौन है? विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स की भी हम बात जानते हैं कि कितने से रुकेगा, 6π/RV से वो रोकेगा। ट्राई कीजिए इसको, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप बता देना। करना क्या है कि प्रेशर डिफरेंस का जो फोर्स है यहाँ पे P1 - P2 इंटू एरिया, ये है इसका ड्राइविंग फोर्स। इसको रोकने वाला फोर्स कौन है? विस्कस फोर्स। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू mv/dv/dx। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह डाल दिया मैंने v/dv/dx। तो किसी एक वेलोसिटी पे मान लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है वेलोसिटी v के साथ, x और dx डिस्टेंस ट्रैवल करने में, किसी x पे जाके dx डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? dx/t के बराबर, dx/dt के बराबर। वो टाइम आपको यहाँ पे T1 और T2 दे रखा है फॉर मास m। तो मास m अगर पता है तो आप इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से कर सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि m मास अगर फ्लो हो रहा है, सो बेसिकली m इज इक्वल टू डेंसिटी d1 इंटू वॉल्यूम v1, एंड दिस वॉल्यूम v1 कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ L1। तो अगर आपके पास L1 यहाँ से मिल गया आपको इन टर्म्स ऑफ मास, तो अब दोनों जगह L1 L2 पता है आपको मास के टर्म में, और बोला है कि सेम मास फ्लो हो रहा है, तो वहां से हम वेलोसिटी का रेशियो को देख सकते हैं, L1 और T1, L2 और T2, इनसे वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ से ये निकालेंगे आपका विस्कस फोर्स, और यहाँ से विस्कोसिटी का कोफिशिएंट आएगा। तो आप इसको ट्राई करेंगे एक बार। चलिए, आई गेस अपनी मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, तो आज मुझे थोड़ा सा